तो हेडिंग है आज का क्या हम लोग के पास, ह्यूमन फिजियोलॉजी, 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। दो ही तो चैप्टर और यूनिट इंटरेस्टिंग है पूरे 11th-12th में। 11th में है ह्यूमन फिजियोलॉजी और 12th में है रिप्रोडक्शन। यही दो को बच्चा क्या करता है, जान झोंक के पढ़ता है, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी चीजें हैं ना वो हमारे बॉडी से रिलेटेड है। तो जब हमारे ही बॉडी से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है इसमें इंटरेस्ट भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा, सिंपल सा बात है। तो यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी, टोटल इसमें आपके आते हैं 7 चैप्टर, लेकिन सीबीएसई ने एक चैप्टर को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, और वो चैप्टर आपका क्या है, डाइजेशन। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नए किताब में नहीं मिलेगा, और पुराने किताब में वो 16 नंबर चैप्टर दिया हुआ है। और पुराने किताब में 17 चैप्टर जो है, 17वां वो है आपका ब्रीदिंग, और नए किताब में 16 जो चैप्टर है वो क्या है आपका, ब्रीदिंग है, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का थोड़ा सा हम लोग देखें, इसका प्रोस्पेक्टस इसका क्या कहता है। इसकी जो प्रोस्पेक्टस है वो सबसे पहले आपका आ गया नीट बेस्ड। नीट में इस पूरे यूनिट पे कितना चैप्टर आ गया आपका, टोटल 6 चैप्टर। 6 चैप्टर से आने वाला जो क्वेश्चन रहेगा इसमें से वो हो जाएगा 12 से लेकर के 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि टोटल मार्क्स को देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 60 से लेकर के कितना, 75। हम लोग एक क्वेश्चन को कितना मान के चलते हैं, 5 मान के चलना है, क्योंकि सही होता है तो कितना मिलता है, 4, और गलत होता है तो 5 चला जाता है। तो हम लोग के लिए जो जा रहा है ना वो ना इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 5। तो सोचिए कि 60 से लेकर के 75 मार्क्स अकेला इस यूनिट से एकदम तय होता है। यानी ये समझिए कि अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं नीट के प्रोस्पेक्टस लेकर के, तो ये यूनिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर आदमी का अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है और वीक पॉइंट होता है। हमारे पास टोटल जितने भी चैप्टर हैं उसमें कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो हम लोग उसको सही मानने से कितना भी कुछ हो जाए उसको हम स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग हम नहीं बना पाएंगे तो जो हमारा इंटरेस्ट वाला चैप्टर उसको क्या कर ले, उसको ही बना ले स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसमें आपका इंटरेस्ट आएगा भी, चूंकि हमारे बॉडी से रिलेटेड है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ये एक अहमियत है। तो ये तो बात हो गई आपके नीट के प्रोस्पेक्टस से लेकर। दूसरा प्रोस्पेक्टस है कि अगर हम लोग एमबीबीएस के तरफ जाते हैं, है ना, तो एमबीबीएस में जाने के बाद जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं वो सब किस पर रहता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के ही बेस पे। अब देखिए, अगर हम लोग फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना शुरू करते हैं तो जैसा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है सेम हमारा भी क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी वैसा ही है, इसीलिए डाइजेशन हटाया गया है। अगर हम लोग फ्रॉग का डाइजेशन पढ़ेंगे ना उसमें हमारा भी क्या आ जाएगा, ठीक है। एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है बता ना, ये तो सब कोई जानता है ना, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ट्रेंडिंग भी चलती है, और ट्रेंडिंग में क्या हो जाएगा, मेंबर ऑफ बैक बेंचर्स, ठीक है, ठीक। तो इसका प्रोस्पेक्टस ये है कि आप जब हम लोग एमबीबीएस में जब चले जाते हैं तो पूरा का पूरा आपको क्या पढ़ना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। बस प्रारूप चेंज होकर के आ जाएगा कि आपको वहां पर अब क्या करना पड़ेगा, एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कैसे किस तरह से चीजें क्या और ये काम कर रही हैं। अगर हम आपको कहें कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और पिग का डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सेम है तो आपके मुंह से क्या आवाज निकलेगा,
है ना। लेकिन अगर हम लोग एनाटॉमी बेस पे चले जाए तो हमारा भी डाइजेस्टिव सिस्टम भी सेम है और उनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सेम है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब जरा ये बताया जाए कि फिजियोलॉजी का मतलब होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द फिजियोलॉजी। मन में क्या चलता है कि अगर फिजियोलॉजी आ जाए तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। लोअर क्लास में हमें एक टॉपिक और चैप्टर पढ़ाया गया था, लाइव प्रोसेस। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जैव प्रक्रिया, है ना। लाइव प्रोसेस, लाइव प्रोसेस। तो जब हम लोग लाइव प्रोसेस की जब हम लोग स्टडी करते हैं, उस स्टडी को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं हम लोग फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, फिजियोलॉजी कहा जाता है। और अगर लाइव प्रोसेस को डिफाइन किया जाए कि लाइव प्रोसेस होता क्या है ना, तो इसमें एक शुरू से बता दिया गया है कि ऑल द वाइटल एक्टिविटी, all the vital activity which is important for life, उनको क्या कहा जाता है, लाइफ प्रोसेस। जैसे एग्जांपल में न्यूट्रिशन, डाइजेशन के बाद सर्कुलेशन, और क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन। ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं सारे हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, एकदम है। न्यूट्रिशन से हमें फूड मिलता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है, फिर हमारा बॉडी उसको क्या करता है यूज करता है, और जो अनडाइजेस्टेड वो हमारे बॉडी से क्या हो गया। कोई ऐसा बताइए जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, सब यूजफुल है। तो ये जितने भी एक्टिविटी है वो हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, तो क्या कहा जाता है, लाइफ प्रोसेस। और जब लाइफ प्रोसेस को स्टडी करते हैं तब क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी। ये जितनी भी प्रोसेस हैं वो एनिमल्स में हुआ, प्लांट्स में होगा कि नहीं होगा, प्लांट्स में भी होगा। इसीलिए प्लांट्स में हमें पढ़ना रहता है प्लांट्स फिजियोलॉजी, और एनिमल में क्या पढ़ना पड़ता है हम लोग के लिए भाई कि एनिमल, ठीक है। तो यहां पर सीन आपका ये हुआ कि फिजियोलॉजी में दो हो जाएगा, एक हो जाएगा एनिमल और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, प्लांट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है क्या, फिजियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। आगे बात समझ में। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा पहला चैप्टर है, और वो हमारा पहला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज। क्या पता चल रहा है किससे चैप्टर का क्या भाव पता चल रहा है जी, चैप्टर का भाव क्या पता चल रहा है, यानी कि हमें किसके बारे में पढ़ना है, रेस्पिरेटरी के बारे में ही पढ़ना है ना। चलिए ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जिसका आंसर आप लोग दीजिए। वाई वी गेट एनर्जी, हमें एनर्जी क्यों चाहिए, बताइए। रील्स बनाने के लिए, पहला आंसर, पढ़ाई तो लिख नहीं सकते हैं तो पहले क्या लिख दिया जाए, रील्स लिख दिया जाए। तो हमें जिंदा है रहना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। लोग पानी पी के सरवाइव नहीं करता है क्या, सरवाइव करता है, लेकिन उसका टाइम क्या रहता है, लिमिटेड। लेकिन ओवरऑल ऑल टाइम के लिए हमें सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए।
दूसरी चीज है कि हमें क्यों चाहिए एनर्जी, तो बाबू हम लोग हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल, वो कहते हैं ना कि ईमानदारी क्या है, बहुत महंगा गहना है, हर कोई उसको पहनता नहीं है, छुपा के रखता है ना, समय आएगा तो पहनेंगे। तो उसी तरीके से हम लोग क्या है, हम लोग हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। और वार्म ब्लडेड एनिमल होना इतना आसान बात नहीं है, हमें पल पल बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, और आपको पता भी नहीं चलता है ना। किसी से लड़ाई हुआ, किसी से अनबन हुआ तो रात में बिना खाए हो गए, क्या हो गए, सो गए। कभी सोचे कि आप खाना नहीं ले रहे हैं, आज शरीर को अपना टेम्परेचर क्या करना है, मेंटेन करके चलना है, आप तो नहीं खाए, है ना। अब उसमें ऑर्गन कह रहा होगा ना, इसमें मेरा क्या दोष है जो तुम नहीं खा रहे हो, है ना। अब हाइपोथैलेमस है तो उसको क्या करना है, टेम्परेचर मेंटेन करके चलना है 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे शरीर में एनर्जी इसलिए जरूरी है कि हम लोग वार्म ब्लडेड है, और वार्म ब्लडेड को मेंटेन कर पाना इतना आसान बात नहीं होता है ना। मेंटेन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव हो गया ये। तो हमें ये दोनों चीज के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। अब ये बताओ कि हाउ हाउ वी गेट एनर्जी, हमें एनर्जी कहां से मिलती है, कहां से कि कैसे, कैसे वेट लगाते तब ना। हमें एनर्जी कैसे मिलती है, खाना देख लेने से, कि देख लेने से, देख ली तो मन भर गया। क्योंकि घर में तो सुनते हो ना कि मम्मी अगर कुछ बना रही है तो बोलते हैं कि बनाते बनाते क्या हो गया, मेरा मन भर गया। तब तो बहुत अच्छी टेक्निक है कि पूरे घर वालों को बैठा के बैठाइए वहां पर और क्या कीजिए, खाना बनाइए, तो सभी का क्या हो जाएगा, पेट भर जाएगा, है ना। जिसके घर में हलवाई का दुकान नहीं है वो ये सोचता रहता है ना कि दिन भर हमको क्या मिल जाता, तो कभी लड्डू पेड़ा खा लेते, कभी समोसा खा लेते, कभी कुछ खा लेते। लेकिन जब रहता है तो खाने को मन, क्योंकि देख के ही क्या होता है, मन भर जाता है ना। पार्टी में जाने के लिए एक्साइटेड है कि आज जम के खा लेंगे, लेकिन जाते ही मोराल क्या हो जाता है, फिर सवेरे उठते हैं तो लगता है कि काश कोई ला के दे तो भर लपेट के धुआं धुआं कर देते हैं, है ना। मन भी अजीब है, समय जब रहता है तो साथ नहीं देता है, और जब समय नहीं है तो साथ देना क्या कर देता है ना, बड़ा दिक्कत है। हमें एनर्जी कैसे मिलती है बाबू, ग्लूकोज के कंज्यूम से। हाँ क्या, पहले पूरा बात तो सुन लो, कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, किससे, खाना खा लेने से एनर्जी नहीं मिलता है, जब तक कि उस खाना को हम लोग तोड़े नहीं। और तोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तलवार की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, हमें एक सिंपल तरीके से हमें क्या कंज्यूम कर लेना है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कंजप्शन से हम लोग ग्लूकोज को क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि खाना तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, O2 चाहिए, और O2 के लिए सिस्टम क्या बना हुआ है आपका, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस धरती पे ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि बिना गैसेस का सरवाइव कर सके। क्या मैंने बोला, बिना गैसेस के, मैंने O2 मेंशन नहीं किया है, गैसेस। इसका मतलब कि किसी को O2 की जरूरत है तो किसी को CO2 की भी जरूरत है ना। चलिए, एक पॉइंट अगर हम लोग मेंशन किया जाए कि लाइफ स्पैन इक्वल टू ब्रीदिंग रेट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है, ब्रीदिंग रेट। यानी कि लाइफ स्पैन क्या ब्रीदिंग रेट पे डिपेंड करता है। लाइफ स्पैन का हिंदी क्या होता है, जीवन काल, मतलब हम लोग कितने साल जिंदा रहते हैं। तो क्या ये सारा चीज हमारे ब्रीदिंग रेट पे डिपेंड करता है कि हम कितने साल जिंदा रहें।
ये तब पता चलेगा जब हम लोग कुछ तथ्य के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे, है ना। पहले हम लोग देख लें कि डॉग का ही एग्जांपल ले लेते हैं। डॉग का लाइफ स्पैन कितना, डॉग का लाइफ स्पैन 25 से लेकर के 30 इयर्स। उसके जितने भी क्या है ब्रीड है, यानी इनका लाइफ स्पैन कितना है 25 से 30। इनका जो ब्रीदिंग रेट होता है, कभी सुने हैं कि कोई भी डॉग कितने 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है पेट एनिमल? मर गया नहीं है तो कोचिंग से निकलेंगे तो रोड पे ऐसे हूँ बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है, कुत्ता तो है ही है, कोचिंगों में है, ठीक है, लेकिन वहां पर ओरिजिनल मिलेगा। तो समय देकर के आप उसके सांस को क्या कीजिए, मेजर कीजिए। ये 1 मिनट में, है ना, ये 1 मिनट इसका ब्रीदिंग रेट जो है वो आपको कितना मिलेगा 25 टाइम्स पर मिनट। यानी कुत्ता का ब्रीदिंग रेट जो होता है वो क्या होता है 1 मिनट में 25। उसका लाइफ स्पैन कितना है 25 से 30। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन की। हम लोग का जो ब्रीदिंग रेट है वो बताया जाए 72 75, ब्रीदिंग रेट है 75 और 72। आइए पंचवर्षीय योजना में नीट की तैयारी करिए, कार्डियक रेट में और ब्रीदिंग रेट में कुछ डिफरेंस से पता नहीं चल रहा है यार। हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स, है ना, और हम लोग जो सांस लेते हैं, है ना, हम लोग जो ब्रीदिंग रेट हुआ हम लोग का 12 से लेकर के 16 टाइम्स। और हमारा लाइफ स्पैन कितना है, हमारा जो लाइफ स्पैन है वो 80 से लेकर कितना 100 साल, है ना। अब देखिए 25 था तो 25 से 30, अब 12 से 16 है तो उससे से कंपेयर नहीं करिएगा। ह्यूमन में कितना 12 से 16 साल, यहां 80 से कितना साल चला गया 100 साल। इसके बाद एग्जांपल ले लिया जाए टर्टल। टर्टल का ब्रीदिंग रेट बता सकते हैं आप लोग? बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका ब्रीदिंग रेट है 5 से 6 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में कितना सांस लेता है ये, मात्र 5 से 6 बार। लाइफ स्पैन इसका, लाइफ स्पैन कितना हो गया इसका 200 प्लस। सोचिए कि जैसे जैसे हम लोग का ब्रीदिंग रेट नीचे आ रहा है, लाइफ स्पैन, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग भी क्या कर लें, हम लोग भी 1 मिनट में क्या कर लें, एक बार ले लें, है ना। तो इससे हमारा भी लाइफ स्पैन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप अच्छे कर्म किए होंगे तब, कि अच्छा आदमी था, है ना, तो अच्छे कर्म किए होंगे तब ना आपको लोग दुआओं में याद रखेगा। ठीक, अब स्कूटी चलाएगा, रब अच्छा हुआ निकल गया, साला हमरे मार देता कहियो ना कहियो। तो ऐसा काम करिए कि लोग क्या करे, आपको एडमायर करे। तो यहां से एक सीन क्या निकल के आया कि ब्रीदिंग रेट हमारे लाइफ स्पैन को क्या करता है, डिफाइन करता है। जितना कम हमारा ब्रीदिंग रेट होगा उतना हमारा लाइफ स्पैन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। हमारा ब्रीदिंग रेट 12 से 16, तो लाइफ स्पैन 80 से 100। टर्टल का 1 मिनट में 5 मिनट वो ब्रीद करता है, तो उसका लाइफ स्पैन कितना है 200 से ज्यादा। आगे बात समझ में? चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद जरा सा हम लोग देख लें, इसके बाद लिखा जाए रिस्पायरेशन का डिफिनीशन।
रिस्पायरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? रिस्पायरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? सांस लेना। श्वसन की क्रिया, ठीक है। और ब्रीदिंग का हिंदी क्या होता है? उसका होता है श्वासोच्छ्वास, है ना, श्वसन श्वासोच्छ्वास, ठीक है। क्या हुआ, हिंदी लिखा हुआ है श्वास क्रिया प्रणाली, है ना, रिस्पायरेटरी सिस्टम उसमें। चले, रिस्पायरेशन का डिफिनेशन लिखा जाए। देखिए इधर, metabolic process in which food oxidize in the presence of O2 and resultant ATP, CO2 और वाटर वेपर फॉर्म्ड। देखो इधर, ये रहा कोई टिश्यू, इस टिश्यू के पास से ग्लूकोज C6H12O6, यहां से बाहर से आया आपका O2, और O2 ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ना। क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ना। किसको? फूड को। तो ये जैसे ही ये टूटेगा, तो आपको भी पता है कि ये पहले ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर बाबू? पायरुवेट। और पायरुवेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है? 3, C3H6O3, C3H6O3। लेकिन कभी पायरुवेट का अगर आप लोग इसका फॉर्मूला अगर यूट्यूब पर गूगल पर सर्च कीजिएगा तो C3 की जगह क्या आता है? C4 आता है, ठीक है। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा एटीपी। इसी फूड के टूटने से क्या निकला? CO2। और यही फूड के टूटने से वाटर भी निकला, लेकिन किस फॉर्म में? हाइड्रोलाइसिस, यानी कि वेपर के फॉर्म में। तो जब हम लोग बोलते हैं तो यहां से क्या निकलता है? आवाज जो निकल रहा, आवाज तो आ ही रहा है, गैस भी आ ही रहा है, साथ में क्या आता है? वेपर भी आता है। सबसे ज्यादा कोरोना में चश्मा वाले को दिक्कत हुआ था, है ना। उसके दिमाग में चला कि अगर कुछ करना होगा तो ऐसा चश्मा खोलेंगे जिसके ऊपर वाइपर भी लगा रहे हैं, है ना, मास्क यहां तक ढका हुआ। अब बोलेगा तो गैस कहां से जाएगा? तो ऊपर में, और ग्लास क्या हो गया? पूरा वेपराइज, है ना, निकाले फिर डाल के ऐसे करके, है ना। तो बोलने के दरमियान क्या होता है? हमारे पास ये चीजें बाहर निकलती हैं। तो ये रहा आपका रिस्पायरेशन का डिफिनीशन, ठीक है। अब अगले क्लास में मिलेंगे, तो अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज? टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। तब तक बने रहिए प्रोडजी बायोलॉजी के साथ।